बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और कल की बारिश के बाद आज आपको सड़कें थोड़ी बेहतर लग रही होंगी और ऑफिस पहुंचते में आपको ताख़ीर नहीं हुई होगी, क्योंकि कल जब हम ऑफिसेज़ भी जा रहे थे, बल्कि इनफैक्ट आ रहे थे ऑफिसेज़, तो बारिश बहुत ज़्यादा थी वापसी पे भी। लेकिन आई एम ग्लैड कि बहुत सारी जगहों पे, मेन शाहराहों पे जहाँ पानी हमें सुबह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था खड़ा हुआ, वहाँ पर वापसी के टाइम पे 2-3 घंटे के अंदर पानी निकल गया और इंतज़ामिया भी हमें एक्टिव नज़र आई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट श्योर हर एक का एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है, लेकिन जिस रूट से मैं घर जा रही थी, ऑफिस आ रही थी, वहाँ पर पानी जो है वो खासा जल्दी नीचे गया है। एंड आई एम ग्लैड कि अगर ये फैसिलिटेट कर रही है इंतज़ामिया। इसके साथ साथ जी ओवरऑल अगर हम मुल्क भर में बारिशों का जिक्र करें तो लाहौर समेत शदीद बारिशों के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आई हैं। मानसून की शदीद बारिशें हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से 9 जुलाई तक बारिशों से मुतल्लिक जो हादसात हैं उसमें 87 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, 149 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। सिर्फ पंजाब के अंदर अगर बात की जाए तो 29 जो कैजुअल्टीज़ हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें 15 बच्चे और 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। बारिशों के इस गैर मामूली सिलसिले के हवाले से आज हम बात करेंगे। जहाँ पर पंजाब की हमने बात की है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, यहाँ भी ये इलाके भी खासे मुतासिर हुए हैं। नदी नालों में तग़यानी हो, शहरी आबादियों में पानी का दाखिल होना हो, ये सारी इत्तलात आई हैं इस हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ जी लाहौर में सिर्फ 8 घंटों के दौरान 136 मिलीमीटर बारिश हुई, और जो कि एक नया तारीखी रिकॉर्ड भी है। कल बारिश वाकई बहुत ज़्यादा थी। निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और 175 इकबाल टाउन वाली साइड पे की गई है। और लेकिन जो नशेबी इलाके थे वहाँ पानी बहुत ज़्यादा खड़ा था, जिसको हमारे टीवी चैनल्स रिपोर्ट भी करते रहे। और पंजाब के जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, आपको पता है जहाँ बारिश होती है वहाँ बिजली के जो फीडर्स हैं वो भी ट्रिप हो जाते हैं। 260 से ज़ायद जो हैं वो फीडर्स ट्रिप हुए हैं, और इसके साथ साथ नशेबी इलाकों में खासा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब जी इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है पहले ख़बरदार किया गया था कि ये जो बारिशें हैं बड़ी गैर मामूली हैं, और हर साल हम देखते हैं कि इन बारिशों का जो सिलसिला है वो गैर मामूली ही होता चला जा रहा है। बहुत सारे इलाकों में जहाँ मैंने बात की कि निकासी आपका इंतज़ाम अच्छा था, वहाँ पे बहुत सारे इलाके ऐसे भी थे जहाँ पे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस शदीद स्पेल ने अर्बन फ्लडिंग से निपटने की जो तैयारी थी उसके हवाले से भी बहुत सारी बात हो रही कि क्या हमारी तैयारी नहीं थी जिन इलाकों में पानी खड़ा था। इस पे भी हमने बात करनी है। डॉक्टर शफकत मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रिसर्चर भी हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका भी। इसके साथ साथ जी डॉक्टर अहमद अली गुल मौजूद हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ हमारे पास सरफराज शेख मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हम उनको देखते हैं, सैलाब से रिलेटेड इनकी खासी खदमात भी हैं। सबसे पहले आज मैं डॉक्टर अहमद अली गुल आपसे करूँगी। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक तारीखी स्पेल है, ज़ाहिर है इसके हवाले से हमें ख़बरदार भी किया गया था और बताया भी गया था, प्रेडिक्शन भी थी कि इस बार जो बारिशें होंगी गैर मामूली होंगी। आप थोड़ा सा हमें एनालिसिस दीजिएगा, ये जो नुकसानात भी हम देख रहे हैं तैयारी को लेकर, और ये आप चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर, आई रियली वांट कि आप इस पर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अमिला। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यू जस्ट मेंशन last year the rain was unprecedented and this year the rain is unprecedented, and this is what we usually hear as well. If we each year we hear ke barish unusual thi or unprecedented thi, then it means that we are losing the meaning of these words. This is completely normal unfortunately, and it is completely expected, especially जब हम देख रहे हैं कि climate बदल रहा है, मौसमियाती तब्दीली हो रही है, तो दिस इज समथिंग जो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें ना अनयूजुअल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए अब हमें, ना अनप्रेसिडेंटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ये 100-150 मिलीमीटर बारिश अब एक दिन के अंदर नॉर्मल बनती जा रही है, और हमें अपने आप को इसकी न्यू नॉर्मल, सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स अगेंस्ट इट। हमें उसके लिए अपनी तैयारी करनी है, और अगर हम अपनी तैयारी करने में कोताही कर रहे हैं या अपनी गवर्नेंस को उसके हिसाब से अडाप्ट नहीं कर रहे,
تو پھر ہم کلائمیٹ چینج کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے, اور ہمیں ایک یہ جو ساری پرابلم ہے وہ پھر موسم سے یا نیچرل بارش سے شفٹ ہو کے انسان کی کوتاہیوں پہ آ جاتی ہے. اور یہ گلوبلی ایک بڑا کلیئر فنومینا ہے ہماری پوری فیلڈ کے اندر. ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ ڈیزاسٹر تبھی آتا ہے جب کوئی نیچرل فنومینا یعنی بارش یا طوفان انسان کی کمی یا کوتاہی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو جنرلی اس کو ہم گورننس کا فیلئر کہتے ہیں کہ اس گورننس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بری پلاننگ ہو سکتی ہے, بری پریپیئرڈنس ہو سکتی ہے, لینڈ یوز پلاننگ یعنی لوگ غلط جگہ پہ گھر بناتے ہیں ان کو الاؤ کر دینا, یا انکروچمنٹ ہو جاتی ہے آن واٹر ویز اینڈ ڈرینز, یا پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہ ہونا, ڈرینز کے اندر جہاں پہ سالڈ ویسٹ ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے آتے ہیں. تو اس چیز کو بہت سیریس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور خاص کر کے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز شاید اس کو آگے ہم الیبریٹ بھی کر دیں کہ جو نئی ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے یا جس چیز کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس کو کلائمیٹ چینج کے حساب سے سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ہر جگہ پہ درخت کاٹ کے سڑکیں بنا دینا اور پارک ختم کر کے مزید بلڈنگز بنا دینا, یہ جو ٹرینڈ ہے, یہ جو رجحان ہے, اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کلائمیٹ چینج کے جتنی بارشوں کے پرسپیکٹو میں مزید پرابلم تو نہیں کریٹ کرے گا, یا یہ ایگزسٹنگ پرابلمس کو کم کرنے کی کوئی کوشش ہے. سو دیٹس آئی تھنک اے ویری سیریس تھنگ, اور یہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا ہے اس کو چیلنج کرتا ہے. یو سو رائٹ. اور ابھی آپ نے جیسے خود بھی ڈاکٹر صاحب بات کی ہے کہ یہ دس از دا نیو نارمل. ہم ہر سال کہتے ہیں جی سردی بہت زیادہ ایکسٹریم ہو رہی ہے, شاید پچھلے سال اتنی نہیں تھی, ایون گرمی کے حوالے سے بھی کہتے ہیں. سو کلائمیٹ چینج از دا ریئل تھنگ. اور میں ڈاکٹر شفقت سے بھی, ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی کامنٹ چاہوں گی, جیسے ابھی ڈاکٹر احمد علی گل بات کر رہے تھے کہ ہمیں بہت ساری پالیسیز کو ریوائز کرنے کی اور بہت ساری ایسی چیزوں کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے اس کلائمیٹ چینج کے معاملے کو, جس میں جو کہ آلریڈی ایک بہت ایمرجنسی یا الارمنگ سچویشن ہے, اس کو ٹریگر کر رہا ہے سم ہاؤ, جس میں ہمارے ڈیولپمنٹ, درختوں کو کاٹنا, ایگریکلچر لینڈ کے اوپر کنسٹرکشن کر رہا, اس طرح کے بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہم کہیں نہ کہیں نظر انداز کر رہے ہیں. جی بالکل, ڈاکٹر صاحب نے جو اس وقت ہمیں صورتحال بتائی ہے بالکل وہی ہے. کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے, اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے, ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے, لیکن جو تبدیلی نہیں آ رہی وہ ہمارے رویوں کی. پالیسی اپنی جگہ, لیکن ہم نے بھی اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہے, اور یہ احساس کرنا ہے کہ اگر ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے, موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے, تو ہمیں بھی کچھ تبدیلی لانی ہے. اب آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں مانسون کی تیاری کی جاتی ہے, لوگ دفاتر کے لیے نکلتے ہیں, وہ چھتریاں لے کے نکلتے ہیں, جو بائک پہ نکلتے ہیں وہ اپنا اسی طرح کا پیران لے کے چلتے ہیں, یعنی جو رین کوٹ وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن ہم مسلسل ہر سال آپ یہ دیکھیں کہ لوگ پلوں کے نیچے گاڑیاں روک کے کھڑے ہو جائیں گے بائک, لیکن یہ انتظامات نہیں کرتے. تو ابھی بھی اگر ہم نے نہیں سیکھنا تو یہ تو ہم نے ذاتی رویوں سے لے کے قومی رویوں تک ایک تبدیلی لانی ہے, کیونکہ اب ہمیں یہ تبدیلی لائے بغیر کوئی آ کے بچانے والا نہیں ہے. اس سے یہ تو ہوگا, اس میں ظاہر ہے کہ جہاں ہم نے کچھ میٹیگیشن کی طرف توجہ دینی ہے کہ کم سے کم ہم اپنی کاربن فٹ پرنٹ کو کم کریں, اور جو کلائمیٹ پہ امپیکٹ ہو رہے ہیں, یعنی جو ہم نارتھ میں کاربن امیشن کر رہے ہیں, 7-8 بڑے شہروں کی کاربن امیشن پورے ملک کے لیے مسائل بنا رہی ہے. اس طرح انٹرنیشنل انڈسٹریل ممالک ہمارے لیے مسائل بنا رہے ہیں, ہم اپنے ساؤتھ کے لیے مسائل بنا رہے ہیں. ایک تو وہ فنامنا ہے کہ ہم نے کم سے کم گرین ہاؤس گیسز کا جو ہے اس کو ہم نے کرنا ہے کہ اپنا کاربن امیشن کم ہو. دوسرے سب سے زیادہ چیز ہے اڈیپٹیشن, جس میں نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنی جو لائف سٹائل ہے, زندگی ان کو بدلنا ہے, بلکہ ہم نے کچھ چیزیں اڈیپٹ کرنی ہے اور کچھ ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کرنا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں وی نیڈ سفیشینٹ اماؤنٹ. اب وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ڈیزاسٹر کو جب دیکھا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایز اے ریئیکٹیو موڈ, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں تیز ہو گئی, فوری طور پہ ہم ایکٹیو ہونے کی بات کرتے ہیں. سیلاب آ رہے ہیں یا کوئی اور قدرتی آفت آ رہی ہے تو ہم اس کے لیے ایکشن کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم اس سے پہلے اس کی تیاری کرنے کے لیے زیادہ کوئی تیار نظر نہیں آتے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 100 روپے
खर्च करते हैं डिजास्टर को आने के बाद, यानी उससे निपटने के लिए, उससे पहले अगर हम 25 रुपए खर्च कर दें, 20 कर दें, तो हम ज्यादा अच्छा तैयार कर सकते बिल्कुल हैं सही। अपने लोगों को। अब ये सोच आ रही है कि एंटिसिपेटरी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब सूरत हाल क्या है, इस वक्त हमें फ्लड की वो सूरत हाल नहीं जो दरियाओं की सूरत में होती थी। दरिया इस वक्त अगर देखें, उनके बहाव को देखें तो कुछ दरिया यानी बिलो नॉर्मल है, मोस्टली नॉर्मल है, कुछ मीडियम रेंज के फ्लो में है। सही। इसका मतलब वहां से अभी हमें कोई बड़ा खतरा नहीं है। खतरा क्या है? अर्बन फ्लडिंग, बिल्कुल ठीक। जो कि बारिशों की वजह से हो रही है। और ये फिनोमिना ये है कि हमें इससे पहले इसकी तैयारी करनी चाहिए, जैसे ड्रेनेज होते हैं वो साफ करने चाहिए, फिर लोगों को अपने आप को तैयार करना चाहिए, उसी सिचुएशन के मुताबिक निकले। फिर ठीक जो है। लो लाइंग एरियाज जी। हैं उनके लोगों का अगर कोई बहुत ज्यादा, आप ये देखें जिनका जिक्र आपने किया, इतनी अमवात हुई हैं, इनको बचाया जा सकता था। अब हमने क्या करना है कि हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को महफूज करना है और असासाजात को यानी महफूज तैयारी करना के है, हवाले से जो डॉक्टर साहब सैलाब की आपने नजर बात हो की, मैं जाते आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अब जाहिर है सरफराज शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनकी कंट्रीब्यूशन भी टुवर्ड्स सच रिलीफ कैंपेन्स रही है। सरफराज साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा, अभी डॉक्टर अहमद अली गुल और डॉक्टर शफकत ने जो बात की है, पहली बात ये कि क्या जो एक्सट्रीम वेदर्स या हम ये सैलाब की शक्ल में देख रहे हैं, बारिशों की शक्ल में देख रहे हैं, ये क्या हम इसके हवाले से अवेयर नहीं होते या हमारी तैयारी नहीं होती? क्योंकि आप भी जब रिलीफ के कामों में हिस्सा ज़ाहिर लेते होंगे तो आपको अंदाज़ा होता होगा कि इंतज़ामिया कितनी प्रिपेयर्ड है, लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं और उनको किस तरह से अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने में इंतज़ामिया को क्या चैलेंजेस होते हैं, अगर उनके पास कोई प्लान होता है तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, जिस तरह से बात चल रही है, अभी डॉक्टर शफकत ने जो बात कही है कि हम लोग जब डिज़ास्टर की कोई सिचुएशन होती है तो हमारी अप्रोच जो होती है वो रिएक्टिव होती है। यही वजह है कि हमारी जो भी तैयारियां होती हैं वो रिस्पांस पे होती हैं, रेस्क्यू के ऊपर होती हैं और इसी के हवाले से हम चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन असली जो काम है हमें प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चलना चाहिए और जो कि तैयारी हम बारिशों से 1 महीने पहले शुरू करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का मामला है दुनिया भर के अंदर, जो कि तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, दुनिया ने अपने आप को उसके लिए तैयार किया है। हम अब खुद भी तैयार नहीं है, दुनिया भर में यहाँ तक कि ये बात कही जाती है कि उन्होंने अपने दरियाओं को भी ट्रेन कर दिया है। हम तो अपने इदारों को भी तक के ट्रेन करने के काबिल नहीं हो सके हैं। और बिल्कुल ऐसा है कि ये जो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि बेसिकली ज़िम्मेदारी उसी की आयद होती है। पाकिस्तान में काम करने वाले बहुत सारे इदारे हैं, NGOs हैं, ये मुख्तलिफ़ काम भी कर रही होती हैं, रिस्पॉन्स का काम भी कर रही होती हैं। लेकिन देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो काम है वो रिएक्टिव काम नहीं है, वो पूरा एक मैनेजमेंट साइंस है। जिस तरीके से एक काम रिस्पॉन्स है, उसी तरीके से प्रिवेंशंस के हवाले से हमारी जो काम करने के हैं इस तरीके से हम करते नहीं हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से हमने एज अल-खिदमत हम जो पहले 2005 के बाद हमने जो काम अपना शुरू किया था, ज़लज़ले की सूरत में रिस्पॉन्स किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इस चीज़ को समझा और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पूरे हर ज़िले के अंदर, हर तहसील की सतह पे हमने अपना एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल कायम किया है। और उसका मकसद जो है वो सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं है, पहले से उनको प्रिपेयर करना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को ट्रेनिंग करना। और इस हवाले से हमारे जो इदारे में अगर मैं नाम लेना चाहूँ कि रेस्क्यू 1122, वो अपनी सतह पे काम तो कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है नाकाफ़ी है। गवर्नमेंट को उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो मज़ीद देनी चाहिए, चूँकि अभी जो एक मामला हुआ सवात के अंदर, जो एक बहुत ही कह सकें अलमनाक हादसा हुआ, उस हादसे के अंदर जो हमें कमज़ोरी नज़र आई, बहुत सारी चीज़ें जिसमें इंक्रोचमेंट से लेके और दरियाओं की सफाई और उसके बहाव को लेके के साथ साथ जो सबसे अहम काम जो था वो अर्ली वार्निंग का था, वो वहाँ पे उसको नहीं अपनाया गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसकी वजह से एक जो है नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। ये समझो कि मैं समझता हूँ कि अगर हम इस वक्त भी संभल जाते हैं और संभलने के बाद भी हम तय कर लें कि ये 1-2 दिन या 2 सालों का मसला नहीं है, इसको हम आज से तय कर लें कि आइंदा 5 सालों में हमें कहाँ पे होना है, हमें किस किस सतह पे, किस किस इदारों में या तालीमी इदारों में लोगों को अवेयर भी करना है, किन किन इदारों की ट्रेनिंग भी करनी है, और इस तरह के मामला होंगे तो इंशाल्लाह
बेहतरी आएगी। ये जो भी सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है डॉक्टर अहमद अली गुल, हम इस पे सिर्फ हमारा जो फोकस भी है कि हम तैयारी क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे, आई रियली वांट कि आप उसको एड्रेस करें। हमने हमेशा एक चीज़ सुनी है, और जब हम अपने मुल्क में भी इदारों से या रिप्रेजेंटेटिव से बात करते कहते जी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है दुनिया भर में, वहाँ पे इस तरह का डिज़ास्टर होता ही होता है। वो एक इट्स अ नेचुरल थिंग, हम उसको किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। रिसेंट टाइम से हमने टेक्सास के अंदर देखा कि जिस तरह से वहाँ पे बारिशों ने तबाही मचाई है, लेकिन वहाँ पे तैयारी भी थी लोगों की, जो एवैक्यूएट किया, दो के वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई, लेकिन वहाँ पे इंतज़ामिया के पास ऑलरेडी उसको लेकर अगर प्रेडिक्शन थी तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर तैयारी की। हम हमेशा समझते हैं कि हर साल बारिशें होनी है, खुदा न खास्ता सैलाब के हवाले से हमें पता होता है कि ये होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद आप और मैं और हम सब यहाँ बैठ के हर साल एक ही बात कर रहे हैं। मुझे अपने 7-8 साल के करियर में यही याद है कि मैंने हमेशा बात की कि जी हमारी तैयारी क्यों नहीं थी। तो हम ये तैयारी करेंगे कब डॉक्टर अहमद? डॉक्टर अहमद आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई गेस म्यूट है आपका माइक, इसको प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिएगा। Sure. Sorry. Thank you so much. That's a really good question. Yeah. So usually मैं लाहौर का इंट्रोडक्शन कराते हुए भी ये कहता हूँ कि इस शहर के अंदर एक हीट वेव सीजन होता है, उसके बाद फ्लड सीजन होता है और एक स्मॉग सीजन होता है। It's really unfortunate. So जो आप सैलाब की बात कर रही हैं, हमारी साइंस के अंदर हम इसको हर इवेंट के एक्स यानी जो उसको हम मेजर करते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये कितना एक्सट्रीम था, ये कितना रेयर था। तो टेक्सास वाला इवेंट जो है, अब ये अक्सर लोग हो सकता है गवर्नमेंट के जो एहलकार हैं वो कहेंगे लेकिन टेक्सास एक डेवलप्ड मुल्क का एक इलाका है, वहाँ पे इतना बड़ा सैलाब आया, इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं, तो उसको वो एक 500 ईयर इवेंट था, यानी एक ऐसा इवेंट जो 500 साल में एक दफा आता है। वी आर टॉकिंग इन अबाउट लाहौर, जहाँ पे हर साल इसी तरह की बारिश होती है, एंड वी सी लास्ट ईयर भी इसी तरह था, उससे पिछले साल भी इसी तरह था, एवरी ईयर भी से कि जी वो रिकॉर्ड उठ गया। जो ये वो फ्लड है जो हर 1 या 2 साल बाद आते हैं। इस बारिश के इवेंट को अनप्रेसिडेंटेड कहना एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन टेक्सास। सो उसके साथ इसको प्लीज कंफ्लेट ना करें, हम बेहतर होगा। और रिगार्डिंग मतलब आई थिंक दैट्स रियली व्हाट इट इज अबाउट। हमारे जो ड्रेनेज का निज़ाम है, हमारे जो प्लानिंग या जोनेशन है, वो भी इसी के ऊपर ऑपरेट करती है कि जो इलाका जो फ्रीक्वेंटली जहाँ पे सैलाब आएगा, जिसको हम आमतौर पे वो 25 ईयर के हिसाब से डेजिग्नेट करते हैं कि 25 साल में एक दफा सैलाब आएगा, उस इलाके में डेवलपमेंट बड़ी केयरफुली की जाती है। वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे लोग घर ना बनाए, कमर्शियल एरियाज ना, राइट। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी ऐसे इलाके हैं वहाँ पे हर साल सैलाब आता है। दैट मीन्स कि वी आर लैकिंग समवेयर। हमने अपने स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया, अपनी प्लानिंग के निज़ाम को सही तरीके से फाल नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। सरफराज साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर अहमद अली गुल और डॉक्टर शफकत मुनीर हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बारिशों के हवाले से, सैलाब के हवाले से और जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसके हवाले से बात कर रहे थे, और साथ साथ हमारी तैयारी क्या होती है इसको भी हम अंडर डिस्कशन हमने इस टॉपिक को रखा था। लेकिन जैसे हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे थे कि जी ये बारिशें, सैलाब, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। लाहौर के अंदर जब भी बारिशें होती हैं तो जो सड़कों के ऊपर शगाफ पड़ना है या इस तरह का कोई वाक़या है, ये भी अब हम बहुत नॉर्मली सुन रहे हैं, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैदर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामपुरा का हम जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर बारिश के बायस एक शगाफ पड़ा है और वो खासा बड़ा नज़र आ रहा है हमें फुटेजेस के अंदर। तो अब हैदर हमें बताएंगे बेहतर तौर पर। हैदर मुनीर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया मॉर्निंग शो में। मुझे थोड़ा सा इस इलाके के हवाले से बताएं कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं इस्लामपुरा में एग्जैक्टली, और ये जो शगाफ पड़ा है इसकी कोई अपेरेंटली रीज़न समझ आ रही है कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है?
जी बिल्कुल, मैं जहां पर आपको बताता चलूं तो गुज़िश्ता रोज़ जो बारिशें हुई थी उसमें काफ़ी तादाद में हमने लाहौर की जो सड़कें वो तालाब का मंजर पेश कर रही थी। वहां पर काफ़ी तादाद में वहां पर हुकूमत पंजाब ने और जो दीगर अदारे थे उन्होंने मिलकर वहां से पानी तो निकाल लिया, लेकिन एक लम्हे फ़िक्रिया है कि जब भी इस तरह के मानसून बारिश का सिलसिला आता है तो हमारे जो तरक्याती काम है वो शुरू हो जाते हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे ही तरक्याती काम पर मौजूद हूँ, ये इस्लामपुरा का इलाका है, और अगर मैं लोकेशन दिखा सकूं आपको, मैं एग्जैक्टली कहां पर हूं, मेरा कैमरामैन इमरान सिद्दीकी दिखा सके। ये इस्लामपुरा बाबा ग्राउंड कहलाती है और ये बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर ये सिविल सेक्रेटेरिएट है। ये सिविल सेक्रेटेरिएट वो जगह है जहाँ से पूरा पंजाब चलता है। इसके साथ आप मिनिस्टर ब्लॉक भी देख सकते हैं, और ये उसकी बिल्कुल बैक साइड पे ये बाबा ग्राउंड है, और बाबा ग्राउंड पर यहाँ पर अंडर वाटर ट्रीटमेंट का जो काम चल रहा था, और गुज़िश्ता रोज़ बारिश के पेश नज़र जो यहाँ पर शिगाफ पड़ गया। इस वक्त जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर शिगाफ पड़ा था। अब यहाँ पर जो मट्टी भर के जो है ना, इसको जो है वो जो सड़क के साथ कर दिया गया। इसके साथ मैं अगर दिखा सकूँ, ये लेफ़्ट साइड पे कैमरामैन इमरान सिद्दीकी दिखा सकें, तो ये खंबा था, ये भी जो है वो अंदर जा चुका, और यहाँ पर बिजली तो मुअत्तल की जा चुकी है, लेकिन लेस्को की जानिब से इसके लिए कोई भी इकदाम नहीं किए गए, इसको निकाला नहीं गया, इसका जो है ना दोबारा से काम नहीं किया गया। जो ये इस टाइम मैं वो शिगाफ वाली जगह पे मौजूद हूँ, इसको मट्टी भर के जो है वो दोबारा जो है वो उसको सड़क के बराबर के तकरीबन हाफ सड़क जो है वो यहाँ से शिगाफ पड़ गया था, और ये जो इलाका है और इसको इर्द गिर्द जो है वो बैरियर लगा के बंद कर दिया गया। राइट साइड पे अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये हुकूमत पंजाब का मॉडल बाज़ार रेडी है, जो कि उसके साथ ठीक है हैदर, कनेक्शन का थोड़ा इशू है। आई एम श्योर कि अब जब दोबारा कनेक्ट होगा तो आप हमें बता सकेंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है हैदर? बैरियर लगा के पहला जो यहाँ पर काम किया गया है वो मिट्टी भर दी गई है, और बाकी अब इंतज़ार किया जा रहा है कि अब जो है बाकी काम जो भी यहाँ पर लायामल आएगा हुकूमत की जानब से वहाँ पर किया जाएगा। ये सिर्फ इस्लामपुरा में शिगाफ पड़ने की यहाँ पर एक कहानी नहीं है, हमने दीगर इलाकों में भी देखा जहाँ पर ये खुदाई का काम हुआ, तरक्याती काम हुए, लोगों के कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, और इसके साथ साथ लोग भी हाथ से परेशान दिखाई दे रहे हैं। छोटे मोटे खड्डे और खुदाई की वजह से छोटे छोटे हादसा जो है वो भी पेश आ रहे हैं। लेकिन एक लम्हा फिक्रिया है जो कि एक सवालिया निशान भी है कि ये तरक्याती काम आखिर मानसून के बारिशों जो मानसून सीजन है उसमें ही शुरू क्यों होते हैं। बस हैदर, हम यही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बहुत देर से कि ये जो मानसून बारिशें होती हैं उसमें क्यों ऐसा हो रहा है, और उससे पहले हम तैयारी मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे। डॉक्टर शफकत, ये जो भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे हैं, और यही सवाल हम कब से कर रहे हैं कि जब हमें पता है कि एक चीज़ होनी है, हो रही है, हम अपने रवैये, आपने आवाम के हवाले से तो बात की, इंतज़ामिया के रवैये भी तो डॉक्टर साहब ठीक होने वाले हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे जब हम कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं उसकी एक पूरी स्कीम बनाई जाती है। अब जाहिर है कि डेवलपमेंट का काम अगर हम इस लेवल पे कर रहे हो कि वो उसमें मानसून ने भी आना है, तो ये तो फिर वही बात है ना कि आप प्री असेस नहीं कर रहे। इससे पहले जो मैंने बात की थी एंटिसिपेटरी एक्शन की, वो यही है सारा कि आप एंटिसिपेट करें, और एंटिसिपेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक तो डाटा की अवेलेबिलिटी है, डॉक्टर साहब ने जैसे पहले बताया। दूसरा ये कि हमारे पास सिनेरियो प्लानिंग हो सकती है, पिछले कई सालों का हमारे पास डाटा है, उसको देख के हम कर सकते हैं कि कब प्री मानसून होती है, मानसून हो रही है तो किस लेवल की हो रही है। फिर हमारे पास प्रोडिक्शन के निज़ाम भी बहुत अच्छे हैं, इस वक्त बड़ा इम्प्रूव हो चुका है मेट ऑफिस को अगर आप देख लें तो सारा डाटा सब चीज़ें मौजूद हैं। उसकी मौजूद में हम एंटिसिपेटरी प्लानिंग क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं देखते कि जब हमने काम शुरू करना है तो कहाँ तक हम किस काम को कितना ले जा सकते हैं। अगर यही खुदाइयाँ सिर्फ 1 महीना पहले शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है मानसून ने तो आना है, वो तो नहीं रुकेगी। अगर यही 4 महीने पहले की जाती तो शायद इसके रिजल्ट और बेहतर होते। तो हमें अपनी डेवलपमेंट को और क्लाइमेट चेंज दोनों को साथ लेके चलना है। सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात भी नहीं की जा सकती, सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं, दोनों को साथ साथ चलाना है। इसीलिए हमें एंटिसिपेटरी एक्शन की तरफ जाना है। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम मिस कर रहे हैं वो है हमें रिस्क को अंडरस्टैंड करना है। जो डिज़ास्टर के हवाले से या जो प्रिपेयर्डनेस है या जिसको हम कहते हैं डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, उसके लिए हमें सबसे पहले तो रिस्क को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास रिस्क क्या है, रिस्क सिचुएशंस क्या है, फिर रिस्क को गवर्न कैसे करना है, उसको मिटिगेट कैसे करना है, फिर उसके लिए फाइनेंसेस क्या होंगे। ये सारी वो चीज़ें जो हमें सिनेरियो प्लानिंग की तरफ लेके जाती हैं, जो हमें एंटिसिपेटरी एक्शन की तरफ लेके जा रही हैं। अब अगर हमें पता, आपने एक बात की थी कि ये तो सिचुएशन ज़ाहिर अमेरिका में भी होती है, लेकिन आप ये देखें कि इसी स्केल का अगर खुदा न खास्ता कोई तूफ़ान हमारे यहाँ आता है
تو یہاں ڈسٹرکشن بھی زیادہ ہوگی, یہاں اموات بھی زیادہ ہوں گی. اگر وہاں پہ 25 ہوئے تو خدا نخواستہ یہاں کی جو سچویشن ہے آپ اس کا سکیل لگا سکتے ہیں کہ جب وہاں پہ بڑے اچھے پریپریٹری انتظامات ہیں, ساری انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے, اس کے باوجود آفات کی وجہ سے اموات ہونا, نقصان ہونا, وہ ظاہر ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اس سکیل پہ کس حد تک اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں, سیونگ مور لائف اینڈ انفراسٹرکچر, یہ جو چیزیں اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر احمد علی گل, ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, آئی ریئلی وانٹ کہ آپ اسی بات کو آگے کہ چلیں کہ یہ جو ہم ابھی انفراسٹرکچر ریلیٹڈ چیزوں کو انڈر ڈسکشن لا رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی آل نو کہ یہ ویدر ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو فوکاسٹ ریسرچ ڈیٹا کلیکشن, اس میں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنلی وی آل نو کہ اگر سنامیز آ رہا ہے یا کوئی ایسی ایکسٹریم ویدر کنڈیشن آ رہی ہے, پیپل آر ویل اویئر, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے, فوکاسٹ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمیں یہ پتہ ہے کہ سیلاب آنا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کس انٹینسٹی کا آنا ہے. اور پھر وہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے, یہ ہمارے یہاں ریسرچ بیس ورک ہے, آئی ریئلی وانٹ کہ آپ اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو مزید بڑے اسکیل کے اوپر لے کر جانا. اوکے, سو اس میں ابھی ریسنٹلی جو بھی ایونٹ تھا سوات والا, اس کے اندر یہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ اس میں ہمارے پاس میجرمنٹ کی کمی تھی, ارلی وارننگ کی کمی تھی. اینڈ دیٹس ایبسولوٹلی کریکٹ, بیکاز سوات کے ان علاقوں میں جہاں سے یہ سیلابی ریلا آیا تھا, وہاں پہ بھی نہ رین فال کی میجرمنٹ تھی جو اس کے ساتھ Sorry, I think I had جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. Am I audible? ہاں جی ہاں جی, آپ کی آواز آ Okay, رہی ہے. thank you. So میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس علاقے سے وہ سیلابی ریلا جنریٹ ہوا تھا, it could not be measured. وہاں پہ کوئی ایسا سینسر نہیں لگا ہوا تھا, نہ فلو کا لگا ہوا تھا, نہ بارش کا, اور ہمارے پاس کوئی فور کاسٹ نہیں تھی. لاہور والے انسیڈنٹ کے کیس میں بھی ہمارے پاس چند دن پہلے کی فور کاسٹ تھی, بلکہ پورے ملک کی فیڈرل اداروں نے پورے ملک کے لیے فور کاسٹ دی تھی کہ کن کن علاقوں میں بارش ہوگی. تو اٹس انفارچونیٹ کہ ہم اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکے. وہ کیوں نہیں لے سکے, اس کا ایک مسنگ لنک یہ ہے کہ گلوبلی جو اچھی لیٹس سے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم فعال ہوتا ہے, اور لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پاکستان میں پچھلے 10 سالوں سے ایکٹیو نہیں ہے. یہ ایک مسنگ لنک ہے, کیونکہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ لوکل پرابلمس کو کسی علاقے میں اگر لیٹس سے ڈرینیج چوک ہو رہی ہے, کوئی انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, سالڈ ویسٹ کے ایشوز ہیں فار ایگزامپل, تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے جو کہ لوکل لوگوں کو آنسریبل ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو نیو یارک میں الیکشن ہوئے ہیں میئر کے, موسٹ آف پاکستان واز سیلیبریٹنگ کہ اس طرح کا زبردست بندہ جو ہے وہاں پہ میئر بن گیا ہے, بٹ وی ڈونٹ ہیو سچ میئرز. ناظم اور نائب ناظم ہمارے پاس اس طرح کے نہیں ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ایسے اختیارات ہیں, رائٹ. So we need such people جو کہ اگر فیڈرل ادارہ اگر کوئی وارننگ دے رہے ہیں, لیٹ سے ابھی تو ہمارے پاس امپیکٹ بیسڈ وارننگز نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن اگر ہمیں امپیکٹ بیسڈ وارننگ مل رہی ہے کہ اتنی بارش ہوگی اس سے اتنا نقصان ہو سکتا ہے, تو ہم اس کی بیس کے اوپر لوکل اداروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکیں, لوکل لیول پہ کوئی کوآرڈینیٹرز ہوں جو اس کے اوپر ایکشن لیں کہ ہاں ہمارے علاقے میں یہ پرابلمس ہوتے ہیں, یہ چوکنگ پوائنٹس ہیں ڈرینیج کے, ہم اس فور کاسٹ کی بیس کے اوپر یہ چیک کریں گے, یہ لوگوں کو اویئرنیس دیں گے, یا لوگوں تک یہ وارننگ پہنچائیں گے کہ یہاں پہ یہ نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ جو مسنگ لنک ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل ادارہ اگر کوئی چیز دے دیتا ہے, کوئی وارننگ دے دیتا ہے, تو آگے پہنچانی بھی چاہیے. ابھی تو دونوں طرف شارٹ کمنگ ایگزسٹ کرتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی وارننگ ایشو کرتی ہے تو بڑی ویگ سی ہوتی ہے کہ جی اگلے 5 دن میں بارش کا اتنا امکان ہے اور یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, رائٹ. سو اٹس ناٹ ویری اسپیسیفک کہ اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے, اور اگر امپیکٹس کا انٹینسٹی اگر نون بھی ہے تو اس پہ ایکشن کس نے لینا ہے. لوکل لیول پہ اٹ شوڈ بی ویری کلیئر کہ ان علاقوں کے اندر یہ مسئلے ہیں, اور ان علاقوں کے اندر لوگوں کو مطلع کیا جائے کہ یہ ہو سکتا ہے. I'm sure and I so agree with that کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کا ایکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. حیدر منیر, I'm so sorry کہ آپ کو ہم نے گرمی میں کھڑا کیا ہوا, بٹ میں لاسٹ کوشچن آپ سے ضرور کروں گی. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے. اب یہاں پہ جب ہم بارشوں کی پیش گوئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے علاقہ مکینوں کو ان کے علاقوں کے مسائل پتہ ہوتے ہیں کہ جی ہمارا سیوریج سسٹم خراب ہے, ہمارا نکاسی آپ کا مسئلہ ہے, تو فلانے بندے کے پاس ہم نے جانا ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ڈو یو
اگری کہ یہ والے جو مسئلے ہیں لوکل انتظامیہ نہ ہونا اس کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے؟ یہ تو شگاف کا معاملہ تو اپنی طرف، لیکن سیوریج کے مسائل لوگوں کے بہت زیادہ ہیں. اچھا، اس میں اگر آپ کو دو چیزیں بتاتا چلوں. ایک تو یہ ہے کہ جو فائنینشیل رسک سٹیٹمنٹ ابھی حالیہ جاری ہوئی تھی اس میں جو 5 بڑے مالیاتی ادارے تھے ان کو بڑا خطرہ جو لاحق تھا، جس میں دوسرے نمبر پر ہمارا فلڈ میٹیگیشن اور قدرتی آفات کے حوالے سے جتنے بھی نقصانات ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے اس سال تو بجٹ رکھا گیا. اور دوسرا بڑا فیکٹر جو کہ آپ نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ واسا کے انڈر ہو رہا ہے. اور چونکہ آپ نے بتایا کہ بلدیاتی جو باڈی ہے اس کا بھی ہونا ضروری ہے. اب بلدیاتی الیکشن بھی ایک اس وقت جو ہے وہ یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ کب ہوتے ہیں، لیکن اس کا بھی بل جو ہے وہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں پڑا ہوا ہے جو کہ اس حکومت نے تیار کیا، اور وہ اس کو بھی تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں، وہ کمیٹی سے اپروو نہیں ہو رہا. اس میں جو بنیادی مسئلہ آ رہا ہے وہ چلے اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں جو ابھی کا بل ہے اس میں تمام تر اختیارات ڈیپٹی کمشنرز کو دیے جا رہے ہیں. یعنی کہ جو اس کے پہلے ضلع کونسل چیئرمین ہوتے تھے ان کے جو اختیارات ہیں ڈپٹی کمشنر کو دیے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے نہ صرف حکومت بلکہ دیگر جو پارٹیز ہیں ان کو بھی اختیارات ہیں کہ آپ اس ایک دفعہ پھر جو عوامی عہدے ہیں اور عوامی جو معاملات ہیں وہ آپ بیوروکریسی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر یہ چھوٹے موٹے معاملات سیوریج کے اور گلی محلے کے، اس کے لیے بلدیاتی جو ایک نظام ہونا ضروری ہے جو کہ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے موجود نہیں ہے. لیکن حکومت نے اس میں حوالے سے ایک نئی امینڈمنٹ کیا اور اس وقت وہ حکومت پنجاب کا بل پنجاب اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے جہاں سے ابھی بھی وہ اپروو نہیں ہوا. تو یہ وہ مسائل ہیں وہ جو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں. اور جو دوسرا فیکٹر سب سے بڑا یہ تھا، یہ تو بلدیاتی معاملہ ہو گیا، لیکن سب سے مین فیکٹر یہ ہے ہمارے پاس ادارے تو موجود ہیں. اب اداروں کو تو معلوم ہے کہ مونسون کا سیزن ہے اور مونسون کے سیزنوں میں ہم نے یہ اپنے ترقیاتی کام کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. اب آپ لاہور پورا دیکھ لیں، لاہور پورے میں آپ کو کھدائی ملے گی. وہاں پر صرف نہ صرف ماحولیات کا جو اثر وہ بھی پڑ رہا ہے، ٹریفک کا نظام برا ہو رہا ہے، لوگوں کے آنے جانے میں مسائل نظر آ رہے ہیں. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جہاں سے لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. اور نہ صرف اس سے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں بلکہ مالیاتی نقصان بھی جو ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر شفقت میں چاہوں گی اسی بات پہ آپ کامنٹ کیجیے گا جو ابھی ڈاکٹر احمد علی گل نے بات کی اور ہمارے کورسپونڈنٹ بھی بات کر رہے تھے. لوکل گورنمنٹ کا یا انتظامیہ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور یہاں پہ تو بلدیات والا بل ہی 4 مہینے سے پڑا ہوا ہے. کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں، میں نے ایشیا کے کئی ممالک میں کام کیا ڈیزاسٹرز میں نے وہاں دیکھا کہ جہاں جہاں لوکل باڈی سسٹم موجود تھا وہاں پہ ایفیکٹو رسپانس ہوا، وہاں پہ پریپیئرڈنس بھی ایفیکٹو ہوئی. آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہاں مثال دیتا ہوں فلپینز کی. فلپینز میں سال میں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے سمندری طوفان آتے ہیں، یعنی ان کا نمبر یہ ہوتا ہے اسکیل. لیکن وہاں کی کمیونٹیز بڑی پریپیئرڈ ہوتی ہیں. وہاں پہ جیسے ہمارے یونین کونسل ہے اس کو برنگایا کہتے ہیں، اس کے اندر ہر چیز کنٹینجنسی کا سامان، یعنی ان کی جو یونین کونسل کا آفس ہے وہ بھی اونچائی پہ بنا ہوتا ہے تاکہ وہ بتا سکیں کہ کتنا اگر کس لیول کا اگر ٹائیڈ آتی ہے تو وہ وہاں جا کے لوگ پناہ لے سکتے ہیں. اس طرح ان کے فوڈ سٹاک ہے، کنٹینجنسی، ساری چیزیں وہ لوکل گورنمنٹ ان کا مینیج کرتی ہے. ہمارے یہاں بھی جیسے آپ کے کورسپونڈنٹ نے بھی بتایا یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ یہاں پہ ڈی سی کو اختیار دینے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ ڈیزاسٹر ہٹ ایٹ لوکل لیول، لوکل لیڈرشپ وہاں پلان کرے کہ اپنے لوگوں کو کیسے بچانا ہے. ابھی بھی جو ہمارا ہیومینیٹیرین آرکیٹیکچر ہے اس میں یہی بڑا فلا ہے. ایک اوپر این ڈی ایم اے ہے جو پالیسی لیول پہ، ڈیٹا کے لیول پہ بڑا اسٹرانگلی انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. این ای او سی ان کا سسٹم ہے، اس سے سالے الرٹ جاری ہو رہے ہیں. صوبوں کے اندر بھی پی ڈی ایم ایز ہیں جو ایکشن کر رہی ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن اصل نیچے جو ڈی ڈی ایم ایز ہیں یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہ پھر بیوروکریسی کے پاس ہے، وہاں جا کے چیز پھنس جاتی ہے. اگر وہاں لوکل اکاؤنٹیبل لیڈرشپ ہوگی، لوکل گورنمنٹ ایسی ہوں گی جو لوگوں کو جواب دہ ہوں گی، تو وہ ظاہر ہے کہ انہیں پتہ ہوگا کنٹیجنسی پلاننگ کرنی ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں کنٹیجنسی پلاننگ ہونی چاہیے، کنٹیجنسی سٹاکس موجود ہوں، جیسے کوئی ڈیزاسٹر ہو 24 آور سے پہلے رسپانس ہو. یہ ساری چیزیں لوکل گورنمنٹ جو ہیں جو الیکٹڈ وہ کر سکتی ہیں. اگر اس طرح کا بل جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں نمائندے آپ کے، تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا. یہاں پہ ہمیں گورننس کو لوگوں کی سطح پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے. اگر گورننس لوکل سطح پہ نہیں ہوگی تو رسک بھی گورن نہیں کیا جا سکتا ڈیزاسٹر کے حوالے سے.
تو یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں سب سے کہ یہاں پہ ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کے بغیر آپ ایک صحیح ہیومینیٹیرین آرکیٹیکچر ڈیولپ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ان دین ڈاکٹر احمد علی گل, آئی ریئلی وانٹ کہ آپ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, ظاہر ہے ہم لوکل گورنمنٹس کی بات کر رہے ہیں, انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں, گورننس ریلیٹڈ ایشوز کی بات کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سب جہاں پہ جتنا جو تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں, ہمیں اپنے طور پہ بھی کچھ حفاظتی اقدامات کرنے پڑیں گے. جیسے ہم نے سبات والے واقعے پہ بھی آئی ریممبر کہ ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی, اس میں ٹورسٹ ہو, لوکلز ہوں, ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم بھی تھوڑی اویئر رہیں اس چیز کو لے کر, بیکاز انتظامیہ ہمارے سامنے ہے, اور ہم اگر خود اپنے طور پر احتیاط کر لیں تو آئی گیس ہمارے لیے بہتر ہے کہیں نہ کہیں. جی, اس وقت جس طرح مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ یس اگر روڈ سائنز لگے ہوئے ہیں, ٹریفک کا سارا سسٹم فعال ہے, تو آپ نے پھر بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ باندھنی ہے, رائٹ. سو ہر لیول پہ آپ کے پاس ایکشنز ہیں, انڈیویجول کی بھی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پریپیئرنیس کا خیال کرے. سو جو آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو چند اسٹیریوٹائپس ہیں ان سے ہم دور ہو جائیں. جس طرح ہم اس طرح کی بارشوں کو انپریسیڈنٹڈ یا غیر معمولی نہ کہیں, وہ اس لیے کیونکہ لاہور میں 15 اسٹیشن ہیں, ہر سال کسی ایک اسٹیشن کے اوپر غیر معمولی ہو سکتی ہے بارش. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوور آل جو بارش کا ایپیسوڈ ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے یا ان یوزول ہے. اٹ از ایکسٹریملی ایکسپیکٹڈ کہ اس طرح کے ایونٹس آئیں گے, اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئرڈ رکھنا ہے. گلوبلی ایکسیپٹڈ پریکٹسز یہ ہیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو, ڈیزاسٹر رسپانس کو, ڈیزاسٹر پریپیئرنیس کو لوئسٹ لیول کے اوپر, لوئسٹ پاسبل جو ہمارا گورننس کا میکینزم ہے اس کے اوپر لے کے جانا چاہیے. اسی سے وہ بہتر طریقے سے مینیج ہو سکتی ہے, کیونکہ جو امپیکٹس ہیں ایسے ڈیزاسٹرز کے, ایسی بارشوں کے, وہ لوکل لیول پہ ہوتے ہیں. ان کی لوکل لیول پہ لوگوں کی پرابلمس کو دیکھ کے, ان کی رسک اسکیپس کو دیکھ کے, اس کے حساب سے ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, رائٹ. سو دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اپنی جو امپیکٹس ہیں ان کو انپریسیڈنٹڈ کہنا چھوڑ دیں, اینڈ جسٹ ریئلائز کہ اس میں انسان کا جو رول ہے ان پریونٹنگ دس, ان میکنگ شیور اٹ ڈزنٹ ہیپن, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو ڈو دیئر جاب ٹو میک شیور اٹ ڈزنٹ ہیپن. ایوری ون ہیز ٹو ڈو دیئر جاب, یہ اس اسٹوری کا کرکس ہے. اینڈ آئی تھنک ہم اس پہ جتنی بھی ڈسکشن کریں, جب تک انتظامیہ, لوگ سب مل کر یا سوسائٹی یا کمیونٹی کام نہیں کرے گی, خدا نخواستہ ایسے ڈیزاسٹر ہوتے رہیں گے, اور پھر ہم اس پہ بیٹھ کے ایسے ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر شفقت آپ کا بھی بہت شکریہ, اور حیدر منیر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تینوں نے وقت دیا صبح صبح. جی, ہم ڈسکشن کر رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے, تو جو مسئلے ہیں وہ ہیں, بہت ساری جگہوں پہ کام اچھا بھی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ وہ ٹائم ہمیں ان کلائمیٹ چینجز, جو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ان کے حوالے سے پریکاشنری میئرز لینی پڑیں گی, لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا, لوکل لیول کے اوپر کام کرنا پڑے گا. یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں, جب سب مل کر کام کریں گے ایز اے کمیونٹی, تبھی ہم ان چیزوں سے نبٹ بھی سکتے ہیں, اس کو ایوائڈ بھی کر سکتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ ہمیں ہی کرنا ہے, nobody else is gonna do it for us, because climate change is a real problem. اس کو ایمرجنسی لیول کے اوپر بہت پرائیورٹائز کر اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس کو اوائڈ کر سکیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی, بریک کے بعد واپس آ گئے. آف ایئر میں اپنی ٹیم سے یہی بات کر رہی تھی کہ آج ہم جو بھی ٹاپک بات کر رہے ہیں, جس پہ بھی بات کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی اچھی خبر نہیں ہم شیئر کر پاتے ہیں انفارچونیٹلی. دنیا بھر میں جی آج ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے, لیکن پاکستان کے تناظر میں یہ دن محض ایک علامتی موقع نہیں ہے, بلکہ ایک سنگین حقیقت کی بھی یاد دہانی ہے. کہیں نہ کہیں پاکستان اس وقت دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے, جہاں ہر سال تقریباً 61 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. یہ آبادی تو ظاہر ہے تیزی سے بڑھ ہی رہی ہے, لیکن اس میں تعلیم, صحت, روزگار اور وسائل پر بھی شدید دباؤ ڈال رہی ہے. بلکہ ملک کے معاشی ترقی کی بات کی جائے, منصوبہ بندی کی بات کی جائے, سوشل سٹیبلٹی کی بات کی جائے, وہ بھی ایک مستقل خطرہ بن چکی ہے. گزشتہ روز ہی وفاقی وزارت صحت اور ماہرین نے
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से जी कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आबादी में जो बेतहाशा इजाफा है उसको नेशनल क्राइसिस करार दिया है। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें मौजूदा शरह की, शरह पैदाइश की 3.6 को कम करके 2 पॉइंट पे लाने के हवाले से हंगामी ज़रूरत पर जोर दिया गया है, ताकि 2.5 करोड़ से ज़ायद जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं, फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फिर सबसे बढ़कर बेरोज़गारी है कि जहां आबादी का मेजॉरिटी हिस्सा अंडर 30 एज है, वहाँ पे बेरोज़गारी है। और यहाँ पे ये कि हुकूमती सतह पर इस हवाले से क्या इक़दामात हो रहे हैं, क्या मामलात हो रहे हैं, आज हमने इस पे बात करनी है। और इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुकद्दर शाह साहब, प्रोग्राम एनालिस्ट पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ डॉक्टर रुखसाना बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी। मुकद्दर शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये जिस हम दिन के हवाले से आज बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, दुनिया भर में तो इस पे आई थिंक कि लोगों के पास कोई प्लान स्ट्रैटेजी आई एम श्योर कि होगी, या नहीं भी है तो आप मुझे गाइड कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, हम क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि अब मीडिया पे भी हम बात करते हैं, जैसे टीवी पे भी इस तरह से बात होती है इन मसाइल के हवाले से। पहले समझा जाता था कि इन चीज़ों पे बात नहीं करनी, लेकिन एटलीस्ट अब हम बात कर सकते हैं। जब तक हम बात नहीं कर सकते तब तक हम कुछ प्लान भी नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है तब भी हम प्लान नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें अपने जो मसाइल हैं उनका इदराक होना चाहिए कि हमारे मसाइल हैं क्या, और अगर मसाइल हैं, जैसे आपने बताया कि ये नेशनल क्राइसिस है। क्यों है नेशनल क्राइसिस? क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैं। किसी भी एक कमरे में जहाँ पे 2 बंदों की जगह है या 4 बंदों की जगह है, आप एक लिमिट होती है उस कमरे की। अगर आप उसमें 20 बंदे कर देंगे, 15 बंदे कर देंगे, तो वहाँ पे खाने पीने की भी कमी होगी, वहाँ पे लोगों को हाइजीन के भी मसाइल होंगे, वहाँ पे लोगों को एक दूसरे के साथ झगड़े भी होंगे। और वो इसी तरह से जो घर है, जो एक यूनिट है, अगर वो पूरा पाकिस्तान बनाता है, सारे घर मिलकर पाकिस्तान बना है या एक कंट्री बना है, और उसकी प्लानिंग भी होती है, गवर्नमेंट लेवल पे भी होती है। मगर गवर्नमेंट के क्योंकि इतने वसाइल नहीं होते किसी भी गवर्नमेंट के पास, दुनिया में तमाम मुल्क जो हैं उनमें NGOs काम करती हैं और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी है। इसी तरह से PPIF भी, जो मेरा इदारा है, पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड, ये भी एक प्लानिंग के तहत जो था वजूद में आया और 2017 में, कि ताकि लोगों को रवायती जो माने हमल तरीके हैं उनसे निकाल के उनको लोगों को जो एडवांस तरीके हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक में यूज़ होते हैं उन पे लाया जाए, और लोगों को बताया जाए कि ये अवेयरनेस दी जाए उनके मसाइल के हवाले से कि उनके मसाइल की वजह क्या है, और अगर उनकी एक्सेस जो है, क्योंकि लोगों तक या हेल्थ के हवाले से उनके जो हैं प्रोवाइडर्स तक या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उन तक नहीं हो सकती, सही। तो PPIF जो है उस एक्सेस को भी यकीनी बनाने के लिए वजूद में आया था। ठीक है। इसके अलावा ये है कि और अभी हम इसको बड़े अच्छे तरीके से प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, लेकिन फिर भी अभी इस पे बहुत काम होने की ज़रूरत है। मुकद्दर शाह साहब, हमने अभी जैसे अभी बात कर रहे हैं, आई एम ग्लैड कि हम इस तरह के टॉपिक्स को अब अंडर डिस्कशन ला रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ डिस्कशन तक अब हमारा महदूद रहना आई थिंक ठीक नहीं है। दिस इज़ द हाई टाइम, बल्कि इनफैक्ट हम थोड़ा लेट भी हैं इस हवाले से कि ये हमारी, डू यू थिंक कि ये हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा है कि हमने इस पॉपुलेशन कंट्रोल वाले इशू को जो नेशनल क्राइसिस जिसको करार दिया गया है उस पे उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि वाकई एमरजेंसी की सूरत हाल है, हमें लोगों को स्टेट लेवल के ऊपर ऐसे इक़दामात करने हैं, ऐसी चीज़ें करनी है कि लोग इस चीज़ के हवाले से रहें कि जी आबादी बढ़ना एक इशू नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ हैं। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आज का जो अहम दिन है इसके ऊपर आपने हमें बुलाया। जैसे रुखसाना साहिबा ने कहा कि इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई है, ये सबसे अहम बात है कि मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन अभी हम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज का दिन मनाया क्यों जाता है? सबसे पहले हम बात ये है, आज का दिन इसलिए नहीं हम मनाते कि हमारी आबादी बढ़ रही है या घट रही है,
आबादी ये 1900 ये दिन जो है 1987 में ये स्टार्ट हुआ था, जब दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुंच गई थी। तो उस वक़्त हमारे पास जो मसाइल थे दुनिया में, वो वसाइल इतने नहीं थे जितनी आबादी बढ़ रही थी। तो आबादी के मसाइल को उजागर करने के लिए ये दिन मनाने लग गया कि आप बात करें, आप तालीम पे बात करें, आप हेल्थ पे बात करें, आप एम्पावरमेंट पे बात करें, आप जेंडर इक्वालिटी पे बात करें, आप उनके रोजगार की बात करें, ठीक है, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको आप बढ़ा सकें। अब ये मसला पाकिस्तान में अगर देखें तो इसको डिफरेंट अंदाज में देखा जाता है। अगर आप जापान पे लें, आप जर्मनी चले जाएं, आप रशिया की बात करें, आप चाइना की बात करें, आप बुल्गारिया की बात करें, ये जितने भी ममालिक हैं इनकी आबादी घट रही है और ये अपने मसाइल में, वो भी अपनी जगह पे जिनकी आबादी कम हो रही है वहाँ पे खफा हैं, वो वहाँ पे इसको एक क्राइसिस करार दे रहे हैं। वो ममालिक जैसे हम जैसे मुल्क हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे हम दूसरी साइड पे देख रहे हैं तो एक पॉपुलेशन एंजाइटी है। हम यहाँ पे हैं कि हमारी जो आबादी है जिस रफ्तार से वो बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे वसाइल जो हैं वो उसके बराबर नहीं है। उन वसाइल को कैसे देखा जाए, क्वालिटी के ऊपर कैसे इन्वेस्ट किया जाए, लोगों की क्वालिटी के ऊपर, तालीम के ऊपर, ताकि उनकी जो तर्ज माश है, तर्ज ज़िंदगी है, उसको आप सही उभार सकें, उसको आप एक क्वालिटी की तरफ लेके आ सकें। हमारे इस वक्त अगर आप देखें, जब से मैं स्टूडियो में आया हूँ, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, हर एक मिनट में 8 जो है आबादी का 8 बंदों का इजाफा हो रहा है और हर एक घंटे में 466 लोगों का इजाफा हो रहा है और हर एक दिन में तकरीबन 11,000 से ज़्यादा लोगों का इजाफा हो रहा है। यानी हर एक दिन में हम एक यूनिवर्सिटी की जो आबादी है, यूनिवर्सिटी की जो तालिब इल्म है, उनकी जो तादाद है उसके बराबर इजाफा हो रहा है। लेकिन क्या हम एक यूनिवर्सिटी रोज़ाना की बुनियाद पे बना रहे हैं? क्या हमारे पास वसाइल हैं? क्या जो 11,000 की जो तादाद बढ़ रही है रोज़ाना की, क्या सेहत की सहूलियात उसके बराबर हैं? क्या जो 11,000 की तादाद जो बढ़ रही है, क्या उनके लिए रोज़गार के जो मौके हैं वो हमारे पास हैं? हमारे मसाइल जो हैं वो थोड़े से बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। हमने अपने वसाइल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है कि हम किस तरीके से आबादी के ये ऊपर सारे इन्वेस्ट सवाल करके। तो मुकद्दर शाह साहब आप रेस करें, मुझे अब थोड़ा सा सॉल्यूशंस की तरफ आए, क्योंकि जाहिर है ये सवाल हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं। आई रियली वांट कि आप सॉल्यूशंस के हम क्या करें। अब हम बात तो कर रहे हैं, वी नीड टू एड्रेस सच इशूज कि ये हमने जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी है, हमारे वसाइल नहीं है, तो हमने करना क्या है? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास रेलिवेंट पॉलिसीज फ्रेमवर्क मौजूद हैं कि नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें, हमारे पास पॉपुलेशन पॉलिसी सूबों में तो है, नेशनल लेवल पे हम हेल्थ एंड पॉपुलेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता जो कि तमाम सूबों को, तमाम मिनिस्ट्री, लाइन मिनिस्ट्रीज को और मुताल्लिका जो इदारे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको गाइड कर सके कि आपने पॉपुलेशन इश्यूज को डेवलपमेंट के इश्यूज के साथ किस तरीके से आपने लेके आना है। अभी रिसेंटली हमने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव को अप्रोच किया और वहाँ पे ये हमने कोशिश की कि ये उजागर करने की कोशिश करें कि नेशनल लेवल पे एक पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया जाए जो कि इन तमाम मसाइल को, जो ICPD प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था 1994 में, जिसमें मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, उसके कुछ प्रोग्राम ऑफ एक्शंस हैं ताकि पाकिस्तान की जो जितनी डेवलपमेंट है, ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसको अलाइन किया जाए उसके हिसाब से। और इसी तरीके से प्रोविंशियल लेवल पे हम ये देखें कि जो हमारी आबादी का जो तनासुब है उसके किस खास हिस्से के ऊपर हम इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर हम पाकिस्तान को देखें, आप हमारी जो 30 साल से कम उम्र की जो आबादी है वो 67% है। यानी कि हमारे जो 70% के करीब जो आबादी है वो तो हमारी है ही उस एज में है जहाँ पे एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा। जहाँ पे जो यंग तबका है, अगर हमारा जो नौजवान तबका जिसको हम कहते हैं, जो
تعریف کی گئی ہے ڈاکومنٹس میں، پاکستان کے ڈاکومنٹس میں 15 سے 29 سال کے جو آبادی ہے، جو اس وقت 25% ہے، ایک بہت بڑا حصہ ہے. ہم اس کے اوپر انویسٹ کریں، ہم ان کے اوپر اچھا ہر گورنمنٹ کے پاس، اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں، ہم چونکہ یونائٹڈ نیشن میں کام کرتے ہیں، ہم تمام دنیا کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ملک، ڈیولپڈ ملک بھی جو ہے آپ کو روزگار نہیں دے سکتا 100% آبادی کو. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے، اس کے متبادل جو ہے آپ کو اسکل پرووائڈ کرتا ہے آپ کو، تاکہ انٹرپرینیورشپ کو آپ کو انہینس کیا جا سکے. صحیح. اسی حساب سے ہمیں پاکستان میں بھی فوکس کرنا پڑے گا. آئی ریئلی وانٹ ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ، آپ بھی ہم ذرا ضرور بتائیے گا، جس طرح سے مقدر شاہ صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ اگر ہماری آبادی اب بڑھ بھی رہی ہے، پہلے تو ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اگر بڑھ بھی رہی ہے تو ہم کیا ان کو انف وسائل پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو باقی سب سوال اور جواب تو ایک طرف، لیکن سب سے پہلے جو میں بات کہنا چاہوں گی کہ کیا جس طرح سے کوئی ایپیڈیمک ہوتا ہے یا پینڈیمک جس طرح سے ہوتا ہے، تو اس میں ایک نیشنل ایمرجنسی ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ نیشنل کرائسس ہے. جب ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ، اور ہم لوگ اسیس کر رہے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انالائز کر رہے ہیں، اسیس کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیشنل کرائسس ایک ڈیولپ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اب ہمیں پلان کرنا ہے. ٹھیک ہے، پلان کر کے ہم نے کن لوگوں کو دینا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو دینا ہے جو اس بارے میں اتنا ان کو اندازہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو سب سے پہلے تو لوگوں میں اویئرنیس یہ لانا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ خود سے پلان کریں. جب ایک گھر اپنا پلان کرے گا تو اور سب پھر ایک گھر کے بعد سب گھر آپس میں مل کے پلان کریں گے، اور پاکستان جو ہے اسی طرح سے اس میں اس کرائسس میں سے نکلے گا. جیسے آپ دیکھیں کووڈ میں یا ڈینگی میں میں نے دیکھا تھا پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا تھا، اور بہت جلدی ہم ان سے نکل گئے تھے، اور اس طرح سے پاکستان کا نقصان نہیں ہو سکا یا ڈیمیج نہیں ہو سکا جس طرح سے دوسرے کنٹریز میں ہوا تھا. تو اسی لیے ضروری ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. خاص طور پہ جو یوتھ ہے، پی پی ایف بھی اس کے ساتھ بہت کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے میل انگیجمنٹ پہ بہت کام کیا ہے. ہم لوگ یوتھ جو ہیں، جو ریپروڈکٹیو ایج کے گروپ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر اگر آپ دیکھیں اپنے لیول پہ جو ہم کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں کام. ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے فیملی پلاننگ کی اویئرنیس پہنچے. یہ ہے کیا، ایک لوگوں کی مسکنسیپشن ہے کہ فیملی پلاننگ ہے تو بچے بند کرنا ہے، بچے کم کرنا ہے. تو کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہم شاید یہ دوائیاں لیں گے تو اس سے ہماری پاپولیشن کم ہو جائے گی. جس طرح پولیو میں بھی لوگ کہتے ہیں باہر کی دوائیاں ہیں، یہ پاپولیشن کو کم کر دیں گی، ہمارے بچے نہیں ہوں گے اس کے بعد. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بچوں کی اسپیسنگ کی بات ہے. اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو بچے ضرور پیدا کریں، لیکن جتنے آپ کے وسائل ہیں اس کو ایک پلان کریں. آپ 20 ایئرس کا پلان کریں کہ 20 ایئرس کے بعد آپ کے بچے کہاں ہوں گے، آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا سہولیات دے سکتے ہیں. ان کو جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں اسکل سکھانا ہے، ان کو ہمیں پڑھانا بھی ہے، ان کو اچھی لائف دینی ہے، ان کو کوالٹی آف لائف دینی ہے. کوالٹی آف لائف کیا ہے کہ اچھی صحت کی سہولتیں ہوں، ان کے پاس اچھی ایجوکیشن کی سہولتیں ہوں، ان کو کھانے پینے کی سہولتیں ہوں اچھی، یہ اور اچھی ہائیجین کی سہولتیں ان کے پاس ہوں. یہ جو ہے اس سب کو دیکھنے کے لیے جو ہے یہ ضروری پلاننگ جو ہے وہ ضروری تو ہے، لیکن پلاننگ کون کرے؟ ہم سب مل کے کریں. ہم سب مل کے کریں. ان دا اینڈ مقدر شاہ صاحب، میں چاہوں گی اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کچھ کہنا چاہیں. جی، اس وقت میرے خیال میں کہ ہمیں جو فوکس کرنا چاہیے وہ جو رخسانہ صاحبہ نے کہا کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور جو پاکستان میں جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو اپنی مرضی کے حساب سے اپنے فیصلے اپنے وسائل کے حساب سے خود جو ہے کرنے دیجیے گا. اور ہمارا جو جینڈر گیپ انڈیکس ہے پرٹیکولرلی اس کو ہمیں فل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مساوی جو حقوق ہیں مرد اور خواتین کے درمیان اس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اس وقت اگر آپ گلوبل انڈیکس میں دیکھیں تو آؤٹ آف 144 کنٹریز ہمارا جو نمبر ہے 143ویں نمبر پہ ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ پہ ہم ہیں. ہمیں اس کو کس طریقے سے امپروو کرنا ہے.
ये सबसे वो मसाइल हैं जहाँ पे हमें पर्टिकुलरली फोकस करना चाहिए। जो तौलीदी सेहत की जो सहूलियात हैं वो हर खातून की पहुँच तक होनी चाहिए, उसको रसाई हासिल होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान में हर 45 मिनट में एक माँ मर जाती है इस वजह से, क्योंकि वो ज़चकी या हमल के मराहल से गुजर रही होती है। इनको बचाया जा सकता है। हर हज़ार में से 66 बच्चे जो हैं वो मौत की मुंह में चले जाते हैं अपनी पहली सरगेला मनाने से पहले। यानी 1,40,000 बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो इनके लिए हमें बेहतरीन सहूलियात हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच मुकद्दर शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त कम है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत इस दिन शुक्रिया। के हवाले से मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि हम लोगों ने अभी भी रिसेंटली हम काम कर रहे हैं, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए हमने फ्री सर्विसेज रखी हुई हैं हमारे सेंटर्स पे तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें जो है मशवरा भी फ्री के है और मेडिसिन भी फ्री हैं, और इसके अलावा आपकी ट्रैवल कॉस्ट भी आपको मिलेगी। और ये दवाइयाँ जो हैं स्पेशली महंगी हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यूज़ होती हैं, तो इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट भी कम हैं। और बस मुझे ब्रेक लेनी है माजरत के साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। मुकद्दर शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। इस वक्त शेफ अजमल शाह हमारे साथ किचन में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रहे हैं आज आप? मिस आज बादामी हांडी बड़े यूनिक तरीके से। ठीक है, रेसिपी क्या है इसकी? मिस रेसिपी ये है कि आपने शायद कभी पहले ना सुनी हुई हो, ये वाइट हांडी मैं बना रहा हूँ शलजम के साथ। ओके ओके। जो इसकी वाइट ग्रेवी है, पहले तो नॉर्मली आपने देखा होगा बादाम से बनाते हैं हम लोग, या हम लोग अनियन से बनाते हैं, प्याज को बॉयल करते हैं, उससे वाइट सॉस बन जाती है। तो आज मैं बना रहा हूँ शलजम के साथ। शलजम को मैंने पहले बॉयल किया है, बॉयल करने के बाद उसको 2-3 दफ़ा उसका वाटर ड्रेन किया है, ठीक है, ताकि शलजम की बिल्कुल भी स्मेल आपको फील ना हो पाए कि ये इसमें है। उसके बाद मिस एज पर रूटीन थोड़ा सा बटर, अच्छा ये थोड़ा सा मुगलाई फूड का टच है, तो आपने इसमें ऑयल या डाल्डा नहीं, आपने हमेशा कोशिश करनी है बटर या देसी घी ही इस्तेमाल करें। ठीक है। उसमें मैंने इस बटर का इस्तेमाल किया है। बटर के साथ मैंने थोड़ा गार्लिक को सोते किया है और थोड़ा सा इसमें जिंजर डाल के चिकन की अपनी स्मेल जो सी है वो इसमें बिल्कुल ना आ पाए। ठीक है ठीक है। फिर बादाम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बादाम मैंने चॉप किए हुए बादाम और वाइट सॉस दोनों को इसमें डाल के अच्छी तरह कुक किया। फिर मिल्क के साथ इसको थोड़ा सा थिन किया, ठीक है, चिकन। और फिर इसमें वाइट सॉस में थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर मैंने यूज़ किया। और अब इसमें मैंने गार्निश के तौर पे जो यूज़ करनी है चीज़ें, वो बादाम है, जिंजर है, कोरिएंडर और टमाटोस जूलियन। प्लस इसमें इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए आप साबुत ज़ीरा जो सिर्फ हाथ से मसल के थोड़ा सा वो डालें इसमें, और प्लस स्पाइसेस के लिए इसमें वाइट पेपर का इस्तेमाल करना है। वाइट पेपर का इस्तेमाल करना है, कोई लाल मिर्च उस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक हो गई, ये बिल्कुल रेडी हो गई आपकी? जी मिस, तकरीबन रेडी है। चलें ठीक है, आप इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी कर दीजिएगा। मीनवाइल हम अपने गेस्ट से बात कर लेते हैं, दोबारा इस फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ भी आएंगे जी। और अब हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े यूथ फुटबॉल इवेंट की, नॉर्वे कप। हम सब जानते हैं 2025 जो 26 जुलाई से 2 अगस्त तक ऑस्लो में खेला जा रहा है या मुनक्किद हो रहा है, जहाँ से 30 से ज़्यादा ममालिक की 2000 से ज़्यादा टीम्स जो हैं वो हिस्सा लेंगी। इस इंटरनेशनल कंपटीशन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन ये कोई आम टीम रिप्रेजेंट नहीं करी, बल्कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और मुस्लिम हैंड्स की जो मुश्तरका काविश है, उसका नतीजा ये है कि मुल्क भर के जो पसमानदा और स्ट्रीट में जो स्ट्रीट फुटबॉल जो खेलते हैं बच्चे, उनको सिलेक्ट करके उनको ट्रेन किया गया है। और इससे पहले भी ये टीम माजी के अंदर
सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी है। 2024 में भी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चौथी पोजीशन पर रही है। इस बार भी ये खिलाड़ी जी नॉर्वे जा रहे हैं, पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए तैयार है। और आज हम इस टीम की तैयारी के हवाले से बात करेंगे। रेहान ताहिर हमारे साथ मैनेजर मौजूद हैं और मोहम्मद उसामा प्लेयर हैं। दोनों को खुश आमदीद करेंगे, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद उसामा आपकी तरफ आऊँगी, कैसी तैयारी है जी? आर यू एक्साइटेड? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। जैसा मेहनत जारी ना, इंशाल्लाह बहुत टफ मेहनत जारी है। इंशाल्लाह इस बार फाइनल जीत के आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कैसे आप लोगों ने इस इवेंट के लिए पूरी टीम की क्या क्या तैयारी है, कितने अरसे से कर रहे हैं, थोड़ा सा उसामा हमें बताएं। मेरा ताल्लुक KPK टांग से, और टांग में ट्रायल हुए थे मुस्लिमान के, तो उधर मैं ट्रायल देने गया था। तो बहुत से बच्चे आए थे, 200 थे मेरे ख्याल में। तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। तो फिर हमें वज़ीराबाद बुलाया गया था, और वज़ीराबाद में फिर दूसरे ट्रायल होने जा रहे थे। तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हो गया था। उधर भी बहुत बच्चे आए थे, और वहाँ की रिहाइश सब कुछ बहुत अच्छी थी। तो फिर हमें इस्लामाबाद स्पोर्ट कम्प्लेक्स बुलाया गया, उधर हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। कोच रशीद साहब हमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो सुबह भी और शाम को भी 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं हम। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, और ये खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। तो इंशाल्लाह इस बार हम जीत के आएंगे इंशाल्लाह। चले, आई एम ग्लैड। रेहान साहब, बच्चों की तैयारी ज़ाहिर एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, और हमने पास में भी देखा है बड़ा अच्छा खेले हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इस बार कितने होपफुल हैं बच्चे भी और टीम मैनेजमेंट भी? बहुत शुक्रिया अर्मिला आपका। और यकीनन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके तहत हम इन बच्चों को हर साल कोशिश करते हैं कि जहाँ पर ये मुकामी स्तर पर खेल रहे हैं, कौमी स्तर पर इनको मौका मिलता है खेलने का, हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर आलमी स्तर पर ले जाने की ये हमारी 11वीं काविश है। पब्लिक न्यूज़ का मैं इसलिए शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि आज से 2 साल कबल जब मैं इसी जगह पर मौजूद था, तो हमने उस वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट की और उनको कहा कि पाकिस्तान में ये जो इदारे हैं और ये जो खेल के साथ प्यार करने वाले लोग हैं, क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट मैदान के साथ जुड़ते। तो इस प्रोग्राम की वजाहत से जो हमारी आवाज़ पहुंची और इन बच्चों को जो सरपरस्ती मिली, मैं समझता हूँ कि पब्लिक न्यूज़ के इस मॉर्निंग शो का मैं खसूसी तौर पर शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले। और दूसरी बात यहाँ पर मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, कौम के बड़े जब कौम के इन बच्चों की सरपरस्ती करेंगे तो उनको राइट टू आइडेंटिटी भी मिलेगा, उनको राइट टू प्ले भी मिलेगा, उनको राइट टू एजुकेट भी मिलेगा, और राइट टू ड्रीम की जो ये काविश है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी उनको मिलेगी। और ये हक है उन बच्चों का कि पाकिस्तान में 23 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट चाइल्ड बच्चे हैं, और अगर मैं आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात करूं तो 2,62,00,000 से ज़ायद बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो तैयारी के मरहले जो हमने बताया अभी, जिस तरह हमारे उसामा ने बताया कि पहले 2200 बच्चों ने शिरकत की, अपने ट्रायल्स दिए, वहाँ से 167 बच्चों का पहला फेज़ बना, उसमें से बच्चों को स्क्रीन आउट किया गया, उनकी ट्रेनिंग की गई, 2 माह की इंटेंसिव जो है ना उनके साथ एक मुशक्कत की गई कोच रशीद की सरबराही में, और उसके बाद 60 प्लेयर्स को इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बुलाया गया, और अब फाइनल 15 का स्क्वाड जो है पाकिस्तान की तर्जुमानी करने के लिए इंशाल्लाह ओस्लो में उतर रहा है। और ये पाकिस्तान की वो टीम है कि वो टैलेंट था जो छुपा हुआ था, तो प्रोजेक्ट मैदान ने इस टैलेंट को सामने लाया और बाकी मानदा बच्चों को ये उम्मीद दे रहा है कि हाँ तुम भी कुछ कर सकते हो। अच्छा, ये आपने अगर कहाँ से कोई बच्चे सलाहियत तो से आपके रखे, सामने आ जैसे अभी ये खैबर पख्तूनख्वा से इन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक है, ज़रा हमें बताएं बाकी जो टीम में प्लेयर्स हैं वो किन किन इलाकों से हैं, और उनको आप लोग इस्लामाबाद बुलाते हैं, सारा कुछ ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पे होती है इनकी? जी अर्मिला, अगर मैं आपको अर्ज करूँ कि इस वक्त जो 15 हमारे प्लेयर हैं जो इस वक्त जा रहे हैं, उसमें 2 प्लेयर जो है वो बलूचिस्तान से हैं, एक का ताल्लुक गवादर से है, एक का ताल्लुक चागी से है, और सॉरी लौरलाई से भी है। तो 3 प्लेयर हमारे बलूचिस्तान से हैं, एक लियारी जो कि हब है फुटबॉल का, एक प्लेयर का ताल्लुक लियारी से है, मीरपुर खास से, फैसलाबाद से, टांग से, वजीरिस्तान से,
खैबर लंडी कोतल खैबर एजेंसी से, तो पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा हसीन गुलदस्ता हमने इकट्ठा किया। और मजे की बात यह है कि जो 30 फुटबॉल एकेडमीज हमने इन स्ट्रीट कनेक्टेड एकेडमीज को जोड़ा हुआ है प्रोजेक्ट मैदान के साथ, हम वहां जाकर इन बच्चों का ट्रायल लेते हैं। पिछले साल ये ट्रायल शुरू हुए ताकि इन बच्चों के ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी ना पड़े, और जब इन बच्चों को हम इंगेज करते हैं तो इनका एक स्टाइपेंड भी लगा दिया जाता है ताकि ये बच्चे पूरी फोकस होकर, अगर ये कहीं किसी काम में मशगूल थे, कहीं पर ये नौकरियां कर रहे थे या मजबूरी से किसी जगह पर अपनी मजदूरी कमाने में मसरूफ थे, तो वो उनके घर की कफालत भी साथ साथ जारी रह सके। ठीक हो गया। तो उसामा, आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनली ज़ाहिर है फुटबॉल के तो बड़े लोग क्रेजी तरीके से उसको फॉलो करते हैं, आपका कोई फेवरेट प्लेयर जिसको आप विश करते हैं कि मैं कभी उनके सामने खेलूं या उनसे मिलूं, कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर? मेरा तो इंटरनेशनल प्लेयर लियोनेल मेसी है। अच्छा, आप मेसी की टीम में? ओके, गुड। तो अभी आपने अब आपकी जो ये फुटबॉल, जाहिर है आप लोग अब इंटरनेशनली जा रहे हैं, नॉर्वे में खेलने वाले हैं, ज़रा एक्साइटमेंट प्रेशर बड़ा मुख्तलिफ होता है, इससे पहले भी आप लोगों ने आई एम श्योर खेला है, तो उस जब आप लोग मैदान में उतरते हैं, ग्राउंड में उतरते हैं, कैसी फीलिंग होती है उसामा? फीलिंग तो ऐसी होती है जो सब पाकिस्तानी हमें देख रहे होते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छा गेम करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें ताकि पाकिस्तानियों का दिल खुश हो जाए। उसामा, आगे फर्दर क्या प्लान है, फ्यूचर में क्या सोचा है? मैं पूछ रही हूँ कि आपने फ्यूचर में क्या प्लान किया हुआ है फुटबॉल को लेकर, स्पेसिफिक कोई गोल है आपके माइंड में? बस मेहनत जारी है, तो आगे देखा जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चले जो होगा अच्छा होगा। रिहान साहब, इन द एंड हमें बताएं कि जाहिर है ये बच्चे जाएंगे, खेलेंगे इंटरनेशनली, आई एम श्योर कि प्रेशर बड़ा मुख्तलिफ होता है और ये पहले भी खेल चुके हैं, और जिस तरह से आप लोगों ने एफर्ट करके मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान से इन बच्चों को इकट्ठा किया है, ट्रेन किया है, ज़ाहिर है अब विद टाइम हम फुटबॉल को भी इस लेवल के ऊपर डिस्कस करें, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आप लोगों ने भी कोई ज़ाहिर है फ्यूचर में कोई स्ट्रैटेजी या प्लान किया होगा कि किस तरह मजीद अपने इस प्रोग्राम को आप लोगों ने इन्हांस करना है? देखिए जी, सबसे बड़ी तो एजाज़ की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है इन बच्चों की सरपरस्ती कर रहा है, और वो गवर्नमेंट की ऑफिशियली जो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम है उनका खिताब भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इनको दिया जब 2024 में हम खेल के वापस आए। तो एक तो गवर्नमेंट की सरपरस्ती के जरिए जब हम आलमी स्तर पर, सफारती स्तर पर ये काम करेंगे तो यकीनन वो ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ के दिल भी खुश होंगे और पाकिस्तान का एक नाम बुलंद होगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हमारा स्ट्रीट कलेक्टेड एकेडमीज़ का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमने पाकिस्तान की नेशनल टीम में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 5 खिलाड़ी दिए हैं, अंडर 17 की टीम में 9 खिलाड़ी प्रोजेक्ट मैदान का हिस्सा है। तो ये वो पनीरियाँ हैं जिसको हमने तैयार किया, जो फलदार दरख्त की सूरत में कौम में फुटबॉल के रिवाइवल के तौर पे आप देख रहे होंगे। तो स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा इफेक्ट आपने देख लिया कि पाकिस्तान में फुटबॉल वापस आ गई है, सबसे मकबूल खेल है दुनिया के अंदर फुटबॉल। तो हम इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इनको कनेक्ट करना चाहते हैं, ना सिर्फ कौमी इदारों के साथ बल्कि आलमी क्लब्स के साथ, ताकि पाकिस्तान में फुटबॉल के जरिए इनकी डेवलपमेंट भी हो, इनका रोजगार भी साथ जुड़ जाए, और पाकिस्तान के प्लेयर जो किसी से कम नहीं है वो दुनिया में ये बता सके कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फुटबॉल की दुनिया में भी सबसे आगे जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच रिहान साहब, बहुत शुक्रिया। एंड मोहम्मद उसामा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अच्छा सा खेले, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और जब आप लोग जीत कर आएंगे तो हम दोबारा से आपको इन्वाइट करेंगे अपने शो पे। जी, फुटबॉल के लिए हमारी टीम जा रही है, ऑस्लो के अंदर हो रहा है। आई होप कि इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा खेलेंगी हमारी टीम। इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई, लेकिन अब हमने आगे कराची का रुख करना है, लेकिन उससे पहले खाना जो कि रेडी हो गया है। अजमल शाह साहब, फाइनल प्रेजेंटेशन आपने कर दी है जी, दिखा दे कैमरे पे जी। ये है, इस हांडी का नाम क्या है? इस बादामी हांडी। बादामी हांडी, ठीक है। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम आपको कराची लिए चलेंगे, जहां पर मैट्रिक के इम्तहानात हैं और जनरल ग्रुप में जो पहली 3 पोजीशंस हैं वो बच्चियों ने स्कोर किया, यानी लड़कियां जो हैं वो लड़कों पर सबकत ले गई हैं। इस हवाले से मुजम्मिल फिरोजी आपको बता रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
वेरी गुड मॉर्निंग अरमला। हम आज आपको बहुत खुशी की खबर सुना रहे हैं कि ये कराची में जो है इस बार भी जो है लड़कियां बाजी ले गई हैं। जनरल ग्रुप का मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, उसमें जो टॉप 5 में जो है वो टॉप 3 में 3 लड़कियों ने पोजीशन बनाने में कामयाब हुई हैं। इस वक्त हम जिस स्कूल में मौजूद हैं वहाँ के एक ही स्कूल की 2 तालबात ने टॉप 2 और टॉप 3 पोजीशन ली है। बुशरा इमरान मौजूद है हमारे साथ। बुशरा इमरान से हम जानते हैं कि बुशरा इमरान, आप ये बताइएगा कैसा फील कर रही हैं? आप कराची में टॉप 2 पर खड़ी हुई हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से मेरी बिल्कुल परफेक्ट कह सकते हैं कि सही आई है। वैसे तो अगस्त में आता है तो हम लोग भी बिल्कुल चिल बैठे हुए थे कि अभी तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, और अचानक से 2 महीनों के अंदर अंदर ही दे दिया जुलाई के अंदर, तो हम लोग खुद भी बहुत शौक हुए। अच्छा, आपके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं? बच्ची कराची में जब हम देखते हैं पढ़ाई की बात होती है तो हमेशा लड़कियाँ ही आगे होती हैं। आपकी बेटी माशाल्लाह टॉप 2 पर खड़ी हुई है। देखें, अमूमन लड़कियां ही जो ही आगे लड़कों के आगे ही होती हैं, वो पढ़ाई में हो या किसी भी मैटर में हो। असल सबसे जो बड़ा है कि मैंने अपनी बच्ची को सिर्फ ये दुनियावी तालीम में ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आलिमा का कोर्स भी कर रही है। देखिए, हमसे बड़ा रोल इनका है, ये असातिज़ा का है, और मैं इस पर बोलने में कुछ नहीं कि इनसे बच्चों से ज़्यादा रोल इनकी असातिज़ा का है, जिन्होंने पूरे साल मेहनत कराई और दिल से उन्होंने मेहनत करवाई। क्योंकि वरना यहाँ अमूमन होता ही है कि स्कूल में सिवाय फ़ीस लेने का कुछ नहीं होता, लेकिन इन टीचरों ने बड़ी अनथक मेहनत की, जिसका नतीजा ये है कि आपके सामने। बिल्कुल। अब हम चलते हैं जो कराची में टॉप 3 में हैं, हानिया हमारे साथ मौजूद हैं। हानिया के पास चलते हैं, हानिया से जानते हैं। मैं रोज़ स्कूल से आके 2-3 आवर्स स्टडी करती थी, और मेरा पूरा क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है, मुझे भी जाता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को। आई वॉज द फर्स्ट वन जिस मैंने पोजीशन ली है बोर्ड में, लेकिन मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर है। क्या लगता है कि रिज़ल्ट कितना देर से आया है, जल्दी आ गया है, क्या हुआ है? अगस्त के लास्ट वीक में हमेशा रिज़ल्ट आता था तो मैं बहुत चिल थी कि नहीं अभी रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगस्त के लास्ट वीक में था, लेकिन जब मंडे को रिज़ल्ट आया तो आई वाज शॉक्ड कि रिज़ल्ट आ गया है। वेल एक्सपेक्टेड तो थी मेरी पोजीशन, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3rd पोजीशन आई है। अच्छा, बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखा आपने, हानिया भी बड़ी खुश है। उनकी सिस्टर हैं जो इसी स्कूल से पढ़ी हैं, वो डॉक्टर हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, आपकी बहन टॉप 3 में खड़ी हुई है कराची में, कैसा महसूस कर रही है? मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बिकॉज़ खैर हानिया की पोजीशन बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हानिया माशाल्लाह से पढ़ने में अच्छी है, और इसका सारा क्रेडिट मैं, मेरी अम्मी, मेरी फैमिली, हम लोग सब इतने खुश हैं, बट सारा का सारा क्रेडिट हम लोग इस स्कूल को, इसकी मैनेजमेंट को। तो अगर आज हम यहाँ पर खड़े हुए, मैं, मेरी बहन, और इसके साथ साथ और भी बहुत एग्जांपल्स हैं जिन्होंने एक्चुअली कामयाबी का आसमान छुए हैं, तो इन सब चीज़ों का क्रेडिट मैं मैम फौजिया और सर हसनैन की मैनेजमेंट को देना चाहूँगी। अच्छा, बिल्कुल। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल के पास और उनसे जानते हैं कि उनके स्कूल की 2 जो तालबात हैं वो टॉप 3 में हैं, तो वो क्या, उन्होंने कितनी मेहनत की है, उनके असातिज़ा किस तरह से मेहनत करते रहे? Feel very proud standing here. Mashallah, our students have achieved a great result, and it's not even just one. We have 2 students, mashallah, जिन्होंने result achieve किया है, and it was quite a shock for us. पहली बात तो ये कि result भी जल्दी announce हो गए हैं, so that was a shock. And then उसके बाद 2 students ने माशाल्लाह achievement ली है. We have a very strong staff, faculty who are well experienced, and only because of their efforts and their hard work we have reached till here, and we further हमारी ये एफर्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम इसी तरह अपने स्कूल को आगे बढ़ाते रहें। बच्चे क्यूरियस होते हैं, 2 महीने दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, एंड अगस्त में ऑलरेडी प्रेशर होता है न्यू सेशन शुरू होने का, कॉलेज स्टार्ट होने का। सो आई फील लाइक कि आई अप्रिशिएट द मैनेजमेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैट्रिक बोर्ड, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द रिजल्ट दिस अर्ली, बिकॉज आई फील लाइक इट गिव्स इमेंस टाइम टू द चिल्ड्रन टू मेक देयर डिसीजंस वेयर दे वुड लाइक टू गो इन फॉर कॉलेजेस एज वेल। क्या मैं पैगाम देना चाहेंगी उन बच्चों को जो जिनकी पोजीशन नहीं आई? तो बच्चे बड़े डिसअपॉइंट भी होते हैं, आपके स्कूल के बच्चे भी डिसअपॉइंट हो रहे होंगे। देखिए, आई फील लाइक कि हर बच्चा मेहनत करता है, और जो टीचर्स होती हैं वो हर बच्चे को इक्वल एफर्ट्स देती हैं। हम कभी भी उनको नहीं, हम ये नहीं चाहते थे कि एक बच्चा आगे बढ़े, एक बच्चा पीछे रह जाए। अच्छा, बिल्कुल। आपने सुना अरमला कि आज जो है इस स्कूल में एक जश्न का समय है, सब टीचर्स बहुत खुश हैं, और वो यही कह रहे हैं कि भाई कि हमारे स्कूल के बच्चों ने जो पोजीशन ली है उन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, और मुस्तकबिल में भी कोशिश की जाएगी कि हमारे बच्चे जो है कराची में पोजीशन ले। अगर मैं बताऊँ अरमला आपको कि कराची की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिज़ल्ट 8 मई को जो है वो इस रिज़ल्ट का, मैट्रिक के इम्तहानात का अख्ताम हुआ था, और ये इन्होंने 8 जुलाई, मतलब 2 महीना का बड़ा कलील मुद्दत थी, 2 महीने का अरसा था। इस 2 महीने में जो है वो रिज़ल्ट का इजरा करना। गुज़िश्ता साल की अगर मैं बात करूँ तो अगस्त के एंड में जाके मैट्रिक के नतीजे आना शुरू हुए थे। उस पर भी वज़ीर बोर्ड व जामियात थे, उन्होंने सख्ती से एक्शन लिया था
تھا کہ رزلٹ کا اجرا کیا جائے. اس بار جو ہے چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سہو اور ناظم امتحانات ہیں ظہیر الدین بھٹو, انہوں نے دن رات ایک کر کے میٹرک کا رزلٹ جو ہے وہ 2 مہینے کے قلیل عرصے میں دیا ہے, جس سے کراچی کے طلبہ طالبات میں خوشی کی لہر ہے. طلبہ طالبات بہت خوش ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو آگے جو کالجز میں ایڈمیشن لینا ہو اس کے لیے ان کو آسانی ہوگی. جی